हेलो बालक, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मजे में होगे, जम के पढ़ाई कर रहे होगे। मैं भी बहुत मजे में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि इसमें आप अपना फीडबैक जरूर दें, आप अपने ओपिनियंस जरूर बताएं। आप पे क्या गुजरी है वो आप निश्चित रूप से मुझे बताएं। हम जानते हैं लो परसेंटेज ऑफ रिजल्ट एक प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम से हर एक बच्चा 100% स्टूडेंट उस प्रॉब्लम को फेस करता है। बट ऐसा भी होता है, हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, कि बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने के बाद भी कभी कभी किसी बच्चे का रिजल्ट नहीं आता। तो बहुत अच्छी तरह से अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका क्या कोर कारण हो सकता है। एंड दैट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। ये बहुत हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए और मैं आप सबका कंट्रीब्यूशन इसमें चाहता हूं कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में, कि क्यों ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी कुछ बच्चों का अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट नहीं आता है। व्हाट आर द रीजंस ऑफ फेलियर। क्या कारण है फेलियर के, क्या मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से एग्जामिनेशन में स्टूडेंट फेल कर रहा है, चाहे वो सीए इंटर लेवल हो या सीए फाइनल लेवल हो। जो सबसे पहला रीजन है ना बालक, जो सबसे पहला रीजन है, एंड ट्रस्ट में ये बहुत थॉटफुल है, बहुत आप कह सकते हैं टाइम देके मैंने आपके लिए इस चीज को अरेंज किया है, इस चीज को डिजाइन किया है, तो निश्चित रूप से लास्ट तक देखना और निश्चित रूप से इससे कुछ टेक अवे होना चाहिए आपके लिए, कुछ सीखना जरूर आप। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग। क्या बच्चों के फेलियर में कोचिंग का हाथ होता है क्या? हम कहते हैं हाँ, कोचिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है बच्चों के फेलियर में, अगर बच्चा कोचिंग पे ओवर रिलायंस कर रहा है तो। ओवर रिलायंस कहने का मतलब आप पूरी तरह से कोचिंग पे ही डिपेंडेंट है। आपको सब्जेक्ट पढ़ाया गया, आपने उसको पढ़ लिया और वही पढ़ाई करके आप एग्जामिनेशन हॉल चले गए। ये कतई नहीं होना चाहिए। ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग क्लासेस विल सर्टेनली फेल यू, है ना। ये निश्चित रूप से आपके जब रिजल्ट आएगा ना, मार्कशीट, उस पर अनसक्सेसफुल लिखवा देगा अगर आपने इस पे बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा भरोसा किया तो। ओवर रिलायंस का मतलब क्या है? सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल्फ स्टडी। कोचिंग को आप एज अ गाइडेंस ही लो। आप बस ये समझो कि कोचिंग क्लासेस से आपको गाइडेंस मिलता है, राइट। एज फार एज covering entire syllabus and having grasp over the syllabus is concerned, उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। सो ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं वो कोचिंग पे ओवरली रिलाई करके चलते हैं कि ठीक है, जो कोचिंग में हो गया बस उसी को लेके मुझे एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। दैट इज अ ब्लंडर। यूज कोचिंग मटेरियल जस्ट एज अ गाइड, सिर्फ गाइड की तरह यूज करना है और सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटाइज करना है, करेक्ट। तो सबसे पहले क्या करो, बंद करो ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग। कोचिंग पे ओवर रिलायंस हमें नहीं करना चाहिए। सेकंड, इग्नोरिंग आईसीआई स्टडी मटेरियल। क्या ऐसा भी होता है कि बच्चे आईसीआई के स्टडी मटेरियल को इग्नोर करते हैं? जवाब है हाँ, बहुत सारे बच्चे करते हैं और हम शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमें कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाए जिसको सॉल्व करके हम एग्जाम में, देखो हो सकता है ये बात आपको बुरी लगे, हो सकता है आपको गुस्सा भी आए, बट यही सच है। लेकिन मुझे पता है आप में से मेजॉरिटी ऑफ बच्चे ने इनको फेस किया है और निश्चित रूप से आप इस बात से कनेक्ट करोगे कि हाँ सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हम बात करते हैं आईसीआई के स्टडी मटेरियल को। आईसीआई के स्टडी मटेरियल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आरटीपी हो, एमटीपी हो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस हो, और जो स्टडी मैट हमें दिया गया है, ये आपका प्राइमरी स्टडी मटेरियल है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ऑल ऑफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम स्टडी मटेरियल ओनली। सारे क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से ही आते हैं और उसी के आधार पर क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। डेटा चेंज होता है, पैटर्न चेंज होता है, दैट्स इट। सो आप क्या कहते हो? यूज आईसीआई मटेरियल एज योर प्राइमरी रिसोर्स एंड रेफर टू अदर सोर्सेज ओनली फॉर एडिशनल क्लैरिटी। आपका जो अदर सोर्सेज है वो एडिशनल क्लैरिटी के लिए है। ओके, जो मेजॉरिटी ऑफ टेक्स्ट बुक आपको मिलेगा मार्केट में, वो मेजॉरिटी ऑफ टेक्स्ट बुक स्टडी मैट का ही कन्वर्जन है, तो वहां आपको ज्यादा परेशानी नहीं होती है। बट अगर बहुत क्रिस्पी नोट्स अगर आपको देखने को मिले ना, तो बी कॉशियस, राइट। आपको उस पर 100% उस पर डिपेंड होकर एग्जामिनेशन की तैयारी कभी मत करना। आईसीआई स्टडी मटेरियल को निश्चित रूप से आपको सेंटर में रखना होगा। द नंबर 3, जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन है ना बालक, दैट इज द इनसफिशिएंट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। क्या ये प्रॉब्लम है? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सुपरफिशियल स्टडी कर लेते हैं हम, है ना, हमने पढ़ लिया और जब क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, वी आर नॉट एबल टू डील दैट क्वेश्चन। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इनसफिशिएंट है एंड यू आर नॉट एबल टू सी दैट क्वेश्चन थ्रू इन एग्जामिनेशन, तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है एग्जामिनेशन हॉल में। सो फोकस करो आप बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड करें, उसी पे हमें, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ही हमें फोकस करना है, वेदर इट इज अ थियरी और अ प्रॉब्लम, यू हैव टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। यूज आईसीआई स्टडी मटेरियल, अगेन द पास्ट पेपर एंड द आरटीपी।
स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को, आरटीपी के क्वेश्चंस को वी कैन रेफर, वी कैन सी कि किस तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है, राइट। ये काम वैसे मैंने आपके लिए आसान किया है। जो एएफएम का अभी एक प्रोग्राम चल रहा है, जिस प्रोग्राम में हम मई और नवंबर अटेम्प्ट के लिए कंप्लीट रिवीजन शेड्यूल्ड है, विद कॉन्सेप्ट एंड कवरेज एंड टेस्ट, ये तीनों चीजों का अलाइनमेंट है। सो प्रिपरेशन, रिवीजन एंड टेस्ट करके, राइट। सो उसमें मैं इस चीज को लेके चला हूं। बट आपको हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा आपको फॉलो करना चाहिए आईसीआई के जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, जो आरटीपी हैं, जो एमटीपी है, यहां से आपको वेरिएशन समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है। गदाधारी भीम बनने के काम की जरूरत नहीं है कि नहीं हम तो बस यही पढ़ के जाएंगे और इसी से कर देंगे ना। द पॉइंट हियर इज, आपने अगर मान लो आईसीआई स्टडी मटेरियल को इग्नोर किया तो फिर बहुत हद तक ऐसा हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए जो आप सही तरह से कवर ना कर पाओ। तो हमें निश्चित रूप से आईसीआई स्टडी मटेरियल को सेंटर में रखना है। इग्नोरिंग प्रैक्टिस, ये बहुत बड़ी बीमारी है कि हमने एक क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लिया एंड वी थिंक बस हो गया जी, हो गया। मतलब हमारी मेमोरी तो ऐसी है ना कि हमने एक बार पढ़ा और सब कुछ याद हो गया। अच्छा, ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, दैट यू हैव टू अपीयर इन लॉट ऑफ मॉक एग्जाम्स। मॉक टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करो। मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करना इसलिए जरूरी है तो ये आपको प्रैक्टिस, जो इग्नोरेंस का जो टेंडेंसी होता है, इससे आपको बचाएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपने किसी चैप्टर को पढ़ा, उस चैप्टर पे आपको उसके मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए जरूरी है। आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ, मल्टीपल मॉक टेस्ट लगाना आपको, जो इसके लिए आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो ये भी जरूरी नहीं है, आप खुद से कर सकते हो बालक, बिल्कुल खुद से कर सकते हो। आईसीआई के क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, उनका सजेस्टेड आंसर पड़ा हुआ है, आपने क्वेश्चन उठाया, सॉल्व किया, सजेस्टेड आंसर से खुद से मैच कर लिया, राइट। सो मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस करने में आपकी मदद करेगा। फर्दर देखो, नॉट रिवाइजिंग एनफ, हम कहते टाइम ही नहीं है सर हमारे पास, हम कहां से रिवाइज करें। तो बालक, जो बच्चे पास करते हैं ना, वो भी करते हैं रिवीजन और उनके पास भी एग्जैक्टली उतना ही टाइम होता है। सारे बच्चों के पास टाइम एक समान है। जो परसेंटेज ऑफ रिजल्ट है वो सारे बच्चों पे लागू होता है, जो सिलेबस है वो सारे बच्चों पे लागू होता है। तो कम से कम 2 से 3 रिवीजन इज मस्ट। मैं तो कहता हूं 3 रिवीजन इज मस्ट, है ना, लेकिन 2 से 3 चलेगा, राइट। तो कम से कम 2 से 3 रिवीजन आपका होना चाहिए बिफोर द एग्जामिनेशन। अब रात में जगना पड़ रहा है, जगो, डजंट मैटर, लेकिन आपको 2 से 3 बार रिवाइज निश्चित रूप से करना है। रिवीजन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग इनफ, you won't be able to recall in examination hall और फाइनली आपका एग्जाम डेंट हो जाएगा। सो रिवीजन इज द मस्ट। अब सवाल आता है कि रिवीजन में सर दिक्कत हो सकती है। अब जैसे देखो, पहला रिवीजन तो डिटेल्ड रिवीजन हो सकता है। जैसे अभी मैंने आपको एसएम का रिवीजन कराया है सीए इंटर वालों को, उसमें मैंने पहला रिवीजन बहुत डिटेल में आपको एसएम का दिया है। और जो नेक्स्ट रिवीजन शेड्यूल्ड है उसमें हम बुलेट रिवीजन करने वाले हैं, बुलेट पॉइंट रिवीजन, जहां हमारे पूरे सिलेबस का सिर्फ बुलेट पॉइंट्स को हम रिवाइज करेंगे। सो आपको कुछ ऐसा ही करना होगा। यू हैव टू हैव द समरी नोट्स। अगर एएफएम के बच्चे हो आप, मैं हमेशा कहता हूं कि फाइनल में आप अपने आप को क्या करो, सारे सब्जेक्ट के समरी नोट्स रखो ताकि आप मल्टीपल टाइम क्या कर सको, उसे रिवाइज कर सको। जितना रिवीजन करोगे उतनी क्लैरिटी आएगी और हाई मार्क्स स्कोर करने के चांसेस आपको उतने ही ज्यादा होंगे। सो 2 से 3 रिवीजन हमें क्या करना है, इंश्योर करना है। और एक प्रॉब्लम जो बहुत प्रॉब्लम है और बहुत कम इसके बारे में बात की जाती है, वो है लेवल ऑफ स्ट्रेस। निश्चित रूप से इससे कोई डिनाई नहीं करेगा, सीए के बच्चों का जो स्ट्रेस का जो लेवल होता है वो एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है, राइट। लेकिन हमें इसे मैनेज करना होगा। ये कोई आपसे दूर ले जाने के लिए नहीं आ रहा है। मतलब आप सोचोगे ना भगवान आएंगे और स्ट्रेस को गायब कर देंगे लाइफ से, ऐसा नहीं होने जा रहा है। तो स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज जो क्रिएट होते हैं ना, इसको मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। और बहुत सारे बच्चों के फेलियर के पीछे स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज कारण बन जाता है। बहुत ज्यादा एंजाइटी का डेवलप हो जाना, राइट, डिप्रेशन के सिम्टम्स आते जाना। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा लोड लेना शुरू कर देते हैं। ज्यादा लोड मत लो, पहली सबसे पहली बात तो। सो रेगुलर ब्रेक लेना, फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, प्रॉपर स्लीप लेना एंड अच्छी डाइट लेना। सोना बहुत जरूरी है। अब ये नहीं कि हम जगे हुए हैं 20 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे में बाकी सारा काम, बिल्कुल नहीं। साउंड स्लीप, एक अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ आवर्स के लिए आपको क्या करना है, सोना भी है, अच्छी डाइट लो, ढंग की डाइट लो, राइट, और फिजिकल एक्टिविटीज में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व करो। सो यू विल बी एबल टू मैनेज योर स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ, राइट। इस पे वी विल हैव सम सेशन एट सम अदर टाइम। Above all, जो मेरा सबसे पहला पॉइंट था उसको मैंने सबसे आखिरी में आपके लिए रखा है, एंड देयर इज द लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। पता है आपको मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के साथ क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के पास प्लान ही नहीं होता है अटेम्प्ट का। दे जस्ट रीड, वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं कि हाँ चलो ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया, इतने दिनों में ये कर लेंगे, इतने दिनों में ये, सब कुछ उनके दिमाग में है और जिसका कोई एक इंक्रीमेंटल स्टेप है ही नहीं।
और इसका परिणाम क्या होता है कि जब प्लानिंग अच्छी नहीं होती तो जैसे जैसे एग्जाम्स नजदीक आते हैं हम शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम तो फंस गए, हमारा तो शेड्यूल ही डिस्टर्ब हो गया, अब तो हम कवर ही नहीं कर पा रहे, तो हमें शॉर्टकट चाहिए, हमें बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट चाहिए, मतलब 10 ही क्वेश्चन दे दो सर, उसमें से 8 एग्जाम में आने चाहिए, कुछ इस तरह का ढूंढना हम शुरू कर देते हैं और वो हमारी वी आर मूविंग टूवर्ड्स बीइंग अनसक्सेसफुल। दैट्स अ वेरी सिंपल लाइन में अगर मैं आपसे बोलूं तो। सो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज से भी अगर आप प्लान करते हो तो आपको अपना क्या करना चाहिए, यू शुड हैव अ डिटेल्ड स्टडी शेड्यूल। आपका एक डिटेल्ड स्टडी शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। आपको सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना होगा। अब ये नहीं कि कोई सब्जेक्ट बहुत प्यारा सब्जेक्ट है तो हम उसमें बहुत टाइम दे रहे हैं, कोई सब्जेक्ट मेरे लिए प्यारा नहीं है तो हम उसमें टाइम नहीं दे रहे। याद रखना बड़ा सिंपल सा बात है, सीए के इंटर या फाइनल के किसी भी लेवल पे या फाउंडेशन की भी आप बात कर लो, अगर आप किसी सब्जेक्ट से प्यार करोगे तो आपको वफा मिलेगी, अगर नहीं तो फिर बेवफाई के लिए तैयार हो जाओ। So you have to devote time to every subject। तो एक बैलेंस क्रिएट करना आपके लिए जरूरी है। इनकॉर्पोरेटिंग रिवीजन एंड प्रैक्टिस टाइम, आपके शेड्यूल में रिवीजन और प्रैक्टिस टाइम भी क्या होगा, इंक्लूड होगा, जो हमने अभी पहले डिस्कस किया है। हालांकि ये 8 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट का रिजल्ट नेगेटिव आता है। आपको इनसे बचना है, आपको इनसे बचना है। एज फार एज FMSM रिवीजन शेड्यूल इज कंसर्न, दैट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन यूट्यूब। SM का आपका रिवीजन पूरा हो चुका है, फर्स्ट रिवीजन, अभी एक रिवीजन और आएगा, दैट विल बी सेकंड रिवीजन। और AFM का 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। निश्चित रूप से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन वगैरह में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आइडिया बहुत सिंपल है, स्टे फोकस टू योर अटेम्प्ट, है ना। इन सारी बातों का, इन 8 के 8 पॉइंट को ध्यान में रखो, अपनी स्ट्रैटेजी को अकॉर्डिंगली डिसाइड करो, फोकस्ड रहो और किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन को अपने आप को डिस्टर्ब मत करने दो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करने दो। Stay focused and certainly you will clear your examination. And thank you everyone. Keep working hard, keep shining. Bye bye. Take care.